Welcome to our very special podcast, Real Talk, presented by Bansal News. यहाँ हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के नए तरीके, मार्केट के नए ट्रेंड्स और उन कहानियों की जो हर घर के अंदर छुपी होती हैं। इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक वेरी स्पेशल गेस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडिट भोपाल, मिस्टर मनोज सिंह मीक। इन्होंने भोपाल में डेवलपमेंट और रियल एस्टेट को एक नई पहचान दी है। कमाल का भोपाल जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू सर का विजन है भोपाल को एक नई उड़ान, एक नई पहचान और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना। सर हमेशा ही गवर्नमेंट और इंडस्ट्री को साथ मिलाकर काम करते हैं, जिससे भोपाल के डेवलपमेंट और रियल एस्टेट को एक नई ऊंचाई मिल सके। प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज सिंह मीक। सर वेरी वार्म वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ रियल टॉक। थैंक यू। सर जैसा कि अभी मेंशन किया मैंने, कमाल का भोपाल इज़ योर पर्सनल थॉट, योर पर्सनल आइडिएशन एंड इनिशिएटिव। इससे ही हम बात शुरू करेंगे। कमाल का भोपाल कैसे इनिशिएट हुआ एंड हाउ डिड यू कम विद? दरअसल हम जिस शहर में रहते हैं, जहाँ रोजी रोटी कमाते हैं, एक समय आता है जब हमें लगता है कि इस शहर का कर्ज है हमारे ऊपर और इसका कर्ज उतारने के लिए आपको काम करना पड़ता है। अल्टीमेटली सोसाइटी को वापस करना पड़ता है। 2009 से मैं इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। तब ये राजधानी को देख के हमेशा ये लगता था कि हम बाकी राजधानियों से कैसे पीछे रह गए हैं। हम जब यंग थे तो बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद सब जगह जाते थे। भोपाल और ये बाकी शहर बिल्कुल एक ही तरह के शहर थे। अब वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। हम कहीं ना कहीं चूक गए। इस शहर के आप जानती हैं कि इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बाद से नेगेटिव ब्रांडिंग हो गई थी। हमें इसकी खूबियों को आगे लाने की ज़रूरत थी, जिससे हमारा शहर की नई पहचान बने और इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी खूबियों के कारण जाना जाए, ना कि इसकी खामियों के कारण। यहीं से ये जो अभियान है कमाल का भोपाल, जिसका नाम है, इसकी शुरुआत होती है। और हम सबसे पहले जो हमारे शहर की खूबियाँ हैं उसको आइडेंटिफाई करके जो टॉप 5 जो इसकी विशेषताएं हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उसको सभी फोरम पे रखा। मतलब मेरा सौभाग्य है कि ये जो अभियान है वो प्रधानमंत्री तक गया। भोपाल के स्तर पे तो सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारे लीडरशिप को, मुख्यमंत्री जी को, सभी को इसके बारे में पता है। और अब तो इसने वाकई बड़े मूवमेंट का रूप ले लिया है। जी, GIS में भी इसको प्रेजेंट किया आपने जी। तो ये जब ये नए मुख्य सचिव अनुराग जैन जी आए तो उनके सामने जब हमने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक बात है, आप इस पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं और इस पर काम करने की ज़रूरत है। हम वाकई दूसरे कैपिटल से पीछे हैं। हमने इस पर बहुत रिसर्च वर्क करके रिपोर्ट जनरेट की, जिसको उन्होंने, उनका बड़प्पन है कि उन्होंने उसको सैद्धांतिक सहमति दी और उस पर सरकार काम कर रही है। ग्रेट सर। तो जैसा कि आपने कहा कि भोपाल की खूबियों को हम अब हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। तो जब हम रियल एस्टेट और अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो भोपाल की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं इनमें से? देखिए, भोपाल, कोई आपको जो भोपाल विजिट करके कभी गया हो या भोपाल में रहता हो, वो हमेशा इसको बहुत खूबसूरत शहर कहता है और खूबसूरत है। लेकिन इसकी खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब हम इसकी खूबियों को जानते हैं। मैं चाहूँगा कि जो खूबियाँ, जो विशेषताएं हमने इस शहर की आइडेंटिफाई की हैं और जो हैं इस शहर की, जो दुर्भाग्य से पहले नहीं सामने आ पाई और उसको जिस तरीके से सामने आना चाहिए था वो रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भीमबेटका से लेके कठोतिया से लेके श्यामला हिल्स तक, मानव संग्रहालय तक आपको भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, जिसको रॉक पेंटिंग्स बोलते हैं जी। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये स्टोन एज की मानी जाती है और स्टोन एज 30,000 साल से 1,00,000 साल पहले का माना जाता है। Okay. तो इसका मतलब ये है कि उस समय जो मानव यहाँ रहता था, ये तब के निशान हैं। तो ये सबसे पुराना हैबिटेबल जगह है। इसका मतलब ये होता है। Okay. तो पहली खूबी तो ये थी। इसके अलावा जो दूसरी बहुत बड़ी इसकी विशेषता है कि 1000 साल पहले राजा भोज ने जब यहाँ पे
दुनिया की सबसे बड़ी वाटर बॉडी बनाई जो कि 422 स्क्वायर किलोमीटर की थी, और एक शहर यहाँ बसाया जो कि स्थापत्य वेद पे आधारित था। बहुत समय तक लोगों को पता नहीं था कि ये स्थापत्य वेद पे आधारित शहर है। उनका जब ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार मिला तो उसके 10वें चैप्टर में पूरी नगर रचना का उल्लेख है कि नगर कैसे बसाए जाने चाहिए। फॉर्चुनेटली वो ग्रंथ जो है, जो जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा था, वो भारत लाया गया और उसका अनुवाद किया गया संस्कृत से हिंदी में, और हम लोगों को भी पढ़ने का मौका मिला। तब ये पता चला कि चौक का एरिया जो है, आज भी हम जूम करके देखेंगे तो ये उस समय से बसा हुआ वैदिक शहर है। उसी जो स्थापत्य वेद पे आधारित सिद्धांत है उसके अनुसार बसाया गया था। वो ग्रिड्स हम आज भी देख सकते हैं। कालांतर में जो द्वार थे उनके नाम बदल दिए गए, लेकिन वो ग्रिड आज भी दिखती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये शहर 1000 साल पुरानी स्मार्ट सिटी या प्लान सिटी है। ये बहुत बड़ी यूएसपी है। इसके पहले वाली यूएसपी भी कि 30,000 साल पुराना हैबिटेबल जगह है। ये दोनों बहुत बड़ी यूएसपीज़ हैं। 2012 में एक रिसर्च करते हुए मैंने पाया कि ये शहर एकमात्र ऐसा शहर है जिसके 500-600 किलोमीटर के दायरे में 23 से ज़्यादा मिलियन प्लस आबादी के शहर आते हैं, और इससे बड़ा लैंडलॉक एरिया किसी दूसरे शहर के पास नहीं है। पोस्ट जीएसटी चूँकि लॉजिस्टिक्स का महत्व बहुत बढ़ गया, तो ये जो रिसर्च है इसको भी इसके भी मायने बदल गए, क्योंकि 500-600 किलोमीटर जो है हम ओवरनाइट या 5-6 घंटे में ट्रेवल कर सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स के लिए इससे बेहतर शहर नहीं हो सकता। ये आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने लॉजिस्टिक्स का जो इंडस्ट्रीज़ है उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए सरकार से बात करना चालू की। चौथी बड़ी विशेषता इस शहर की ये है, ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसके पास में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। एक तो सांची है, एक भीमबेटका है, और एक जो इस बार सूची में है, जो इस साल मुझे लगता है घोषित हो जाएगा, वो है भोजपुर का मंदिर, भोजेश्वर मंदिर। तो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला कोई दूसरा शहर नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि भोपाल के लोग इस तरीके से भोपाल को देखते हैं नहीं देखते हैं। 5वीं बहुत बड़ी खूबी है कि एकमात्र शहर है जिसके पास में नेशनल पार्क है, रेयर नेशनल पार्क, अर्बन नेशनल पार्क। वन विहार को नेशनल पार्क का दर्जा है। बिल्कुल। और ये एकमात्र शहर है जिसके पास जो टाइगर रिजर्व भी है, रातापानी टाइगर रिजर्व उनसे लगा हुआ है। और भोज वेटलैंड तो हम हैं ही, इतना बड़ा तालाब है, इतने पक्षी आते हैं यहाँ पे। तो चाहे वो नैसर्गिक रूप से देखें, प्राकृतिक रूप से देखें, या हेरिटेज की तरह देखें, या भोपाल के सुकून को देखें, ये सब तरह से खूबसूरत से कोई बड़ा शब्द हो तो वैसा कहा जाना चाहिए। बेशक। तो ये खूबियाँ हम आगे रख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि जितना भी मीडिया है उसको भी इसको प्रमोट करें, जिससे हमारे शहर पे जो दाग लगे हैं वो धुलें और हम पॉजिटिव चीज़ों के कारण जाने जाएं। बिल्कुल, भोपाल बेहद खूबसूरत है। जो एक बार यहाँ आ जाता है कभी भूलता नहीं है। सर, हमारा जो हेरिटेज की आपने बात की, तो काफ़ी रिच हेरिटेज है। नेचुरल ब्यूटी की हम बात करें तो कहीं देखने नहीं मिलता कि सड़कों पे इतने पेड़ हों जितना भोपाल में है। तो ग्रीनरी की बात करें तो उसमें भी भोपाल काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी जाना जाता है। बट अगर हम डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आगे दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करा जाएगा? देखिए, ये वाटर बॉडी देख लें या ग्रीन कवर देख लें, तो भोपाल उन शहरों में से एक है जिसके पास सबसे ज़्यादा ग्रीन कवर है। हमारे जो पुरखे या पिछली पीढ़ियां हैं उन्होंने इस पर बहुत काम किया, और ये पहाड़ी एरिया होता था लेकिन इसको हरा भरा बना दिया है। और इसके कारण इस शहर की जो खूबसूरती है वो तो बढ़ती ही है, साथ में जो कंस्ट्रक्शन है वो इस शहर का अनोखा है दूसरे शहरों से। ये बहुत दूर दूर बसा हुआ शहर है, काफ़ी खाली जगह आपको देखने को मिलेंगे। हमारा प्रदेश जब ये राज्य का दर्जा इसको मिला और ये मध्य भारत से हट के मध्य प्रदेश हुआ तो भोपाल इसकी राजधानी बनी। तब भोपाल का जो आज कोर एरिया है वहाँ पे जो शासकीय लोग थे उनके निवास के लिए और ऑफिसेज़ के लिए स्पेस क्रिएट की गई। आज वो चूँकि काफ़ी लंबा समय हो गया तो वो सब रीडेंसिफिकेशन पे जाना है। तो किसी भी शहर के कोर एरिया में इतनी बड़ी जगह मिलती नहीं है।
इस लिहाज से भी ये दूसरे शहरों से अलग करता है अपने आप को। जहाँ तक इस शहर के रियल एस्टेट की बात है तो सन 2000 के बाद में भोपाल या मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट का जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उन लोगों को मौका मिलना चालू हुआ, क्योंकि उसके पहले तक अर्बन सीलिंग एक्ट लागू था तो प्राइवेट प्लेयर्स का गुंजाइश नहीं थी। और हम देखेंगे कि ये जो बिज़नेस है रियल एस्टेट का, ये आज लगभग 25 साल पुराना ही है प्राइवेट डेवलपर्स के लिए। इससे पहले जो गवर्नमेंट की एजेंसीज थी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी वही काम करती थी। आबादी भी इतनी नहीं थी हमारे शहर की। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद में जब लोगों ने शहरों की तरफ तेज़ी से माइग्रेट करना चालू किया, तब हमें ज़्यादा आवासों की ज़रूरत पड़ी। तो प्राइवेट प्लेयर्स ने, जो सरकार अकेले नहीं कर सकती थी, इस कमी को पूरा किया और आज भी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ के रियल एस्टेट प्लेयर काम करते हैं। आप देखेंगे कि बाकी शहरों में, बाकी जो बड़े शहर हैं वहाँ आपको नेशनल लेवल के प्लेयर काम करते हुए दिखेंगे। हमारा शहर ही ऐसा शहर है जहाँ पे जो लोकल रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं उन्होंने शानदार डिलीवरी की है और गुडविल हासिल की है कि जो बाहर के बड़े प्लेयर्स हैं उनको यहाँ आने का अवसर नहीं मिला। हालांकि ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जब बड़ा एंकर कोई आता है या बड़े डेवलपर आते हैं तो शहर की फ़िज़ा बदलती है और जो यहाँ का लोकल प्लेयर है वो भी बड़ा सोचने लगता है। तो कुल मिला के शहर ठीक दिशा में है। इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। सरकार सहयोग कर रही है। हमें लगता है कि हमारे जो लक्ष्य हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। तो भोपाल ऐसे ही ग्रीन एंड नेचुरल ब्यूटी और हेरिटेज को मेंटेन फ्यूचर में भी कर पाए, वो तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो इसकी खूबसूरती है। और अब आज ये टेक्नोलॉजी के कारण या जो अर्बन डिज़ाइन है उसमें जो नयापन आया है उसके कारण ये सब चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। डिज़ाइन करते समय इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके हमारे शहर को और खूबसूरत बनाया जा सकता है। कई शहरों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं, चाहे हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, और इसकी जो स्वाभाविक खूबसूरती है उसको इंटैक्ट रखते हुए काम होगा तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली। सर, टेक्नोलॉजी की आपने बात की। टेक्नोलॉजी के नाम पे अभी जो दिमाग में आता है वो है एआई, जिसने ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को डोमिनेट करके रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एआई का क्या कंट्रीब्यूशन है और क्या रोल प्ले कर सकता है एआई? इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारा जो पूरा बिजनेस है रियल एस्टेट का, उसमें एआई अब बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अर्थ मूवर्स हैं और जो मशीनरीज हैं और जो प्लानिंग का पार्ट है उसमें एआई अच्छा तरीके से उपयोग किया जा रहा है। और पूरे रियल एस्टेट डेवलपमेंट में मार्केटिंग से लेके कंस्ट्रक्शन के काम और साइट मैनेजमेंट तक एआई का उपयोग होने लगा है। इसकी एप्लीकेशंस आने लगी हैं। मुझे मौका मिला कुछ विशेषज्ञों से बात करने का, तब मेरी जानकारी में भी तभी आया कि क्वांटम कंप्यूटिंग पे हमारे देश में कुछ स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है लगभग नवंबर तक प्रधानमंत्री जी इस संबंध में कोई अनाउंसमेंट करेंगे जो बड़ा ब्रेक थ्रू होगा हमारे देश के लिए। और एआई चूँकि अनअवॉइडेबल टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग किया ही जाना चाहिए। तो हमने अपने कमाल का भोपाल अभियान के तहत भी जो सरकार को प्रस्ताव दिया है कि भोपाल को एआई लाइट हाउस सिटी के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, जो क्लीन कंप्यूट कैपिटल बनाने की तरफ सही कदम होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए भी भोपाल सबसे मुफीद जगह है, क्योंकि अभी हम जो नैसर्गिक खूबसूरती की या ग्रीन कवर की बात कर रहे थे या हेरिटेज की बात कर रहे थे, क्वांटम के बहुत नज़दीक जाता है वो। और जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा है वो इसको क्वांटम कंप्यूटिंग को भारत में और ख़ास करके मध्य प्रदेश और भोपाल में बेहतर तरीके से विकसित करने में मदद करेगी। हमारे पास हमारा सौभाग्य है कि बीएचईएल की लगभग आधी ज़मीन रिक्त है जो अभी उपयोग में नहीं हो रही है, आ रही है।
हमने सरकार से ये भी आग्रह किया है कि इतना बड़ा डेवलप्ड लैंड बैंक किसी दूसरे शहर के पास नहीं है जहाँ पे इंटीग्रेटेड टाउनशिप डेवलप की जा सकती है, जिसमें AI लाइट हाउस सिटी और क्लीन कंप्यूट कैपिटल डेवलप किया जा सकता है। हमें निश्चित रूप से जो बड़े AI के प्लेयर हैं, चाहे वो ओपन AI हो, चाहे गूगल हो या एक्स हो, इनसे इनको लेटर ऑफ इंटरेस्ट भेजने की ज़रूरत है। सरकार कल ही में जो ACS हैं हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के संजय दुबे जी, उनसे मिल के आया हूँ, उनसे भी निवेदन किया है। मुख्य सचिव महोदय से पहले ही हमने निवेदन किया हुआ है। GIS के समय से हम इस विषय पे सरकार से चर्चा कर रहे हैं कि हमें क्वालिटी जॉब्स की ज़रूरत है और क्वालिटी जॉब्स टेक्नोलॉजी से ही आ सकते हैं। हमारा शहर, आपको पता है कि 1984 के इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बाद सदमे के कारण नए उद्योग और सर्विसेज को आकर्षित नहीं कर पाया जी। इस शहर को इस सदमे से बाहर निकाल के इसको विकसित करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाकी राजधानियों से पीछे रह गए हैं इसके कारण। आपको मालूम है 84 के बाद 90 के दशक में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चालू हुआ, IT का भी दौर तभी आया। हम दोनों मौके चूक गए क्योंकि हम सदमे से उभरे नहीं थे। अब समय है कि हम IT से 1000-10,000 गुना जो बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इस मौके को ना चूकें। और चूँकि ये बहुत तेज़ी से बदल रहा है और सभी जो प्रगतिशील राष्ट्र हों, चाहे राज्य हों या शहर हों, वो तेज़ी से इसको अपने यहाँ विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस पर बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो जहाँ इकोसिस्टम ऑलरेडी डेवलप है वहाँ इनको जाने की संभावना होगी। सरकार को पॉलिसी लेवल पे और इंसेंटिव के लेवल पे ज़रूर इस पे काम करना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो आकर्षित हों। हमें चाइना के डीप सीक से भी बात करना चाहिए, क्योंकि अब चाइना से भी संबंध ठीक होने की तरफ है। तो जितने भी टॉप 5 बड़े जो AI के जाइंट्स हैं, इन सबसे चर्चा करके भोपाल के इतने बड़े लैंड बैंक का उपयोग इस टेक्नोलॉजी को यहाँ लाने के लिए किया जाना, मुझे लगता है कि हज़ारों साल लोग इस जो अवसर है इसको याद रखेंगे। सर, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछूं आपसे, तो पिछले कुछ सालों में पर्टिकुलरली भोपाल के प्रॉपर्टी रेट्स बैंगलोर या किसी मेट्रो सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या रीज़न है इतना एक्सपेंसिव होने का प्रॉपर्टीज़ का, और मिडिल क्लास लोगों के लिए कैसे मैनेज करें या किस ओर बढ़ें आगे? क्या हम कितना स्पाइक अभी भी देख सकते हैं, और पर्टिकुलरली क्या रीज़न है, ये जानना चाहूँगा। नहीं, बेंगलोर और बहुत बड़े शहर हैं, उनके बराबर तो अभी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो प्राइम एरिया है वहाँ पे बढ़े हुए रेट दिख सकते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण हमारे जो प्रोडक्ट है उसका 39% हिस्सा जो है ये टैक्सेशन और अप्रूवल्स की जो फीसेस है इसमें निकल जाता है। तो इतना तो डेवलपर का भी मार्जिन नहीं होता है। तो सबसे बड़ी गेनर इसमें सरकार है। आपको ये प्रश्न सरकार से ज़रूर पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि हर आदमी बावड़िया कला में या फिर कोर एरिया में रहना चाहेगा तो वहाँ महंगा मिलेगा। आपको जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको उस बजट में हर बजट की चीज़ें उपलब्ध हैं। और अब जबकि सरकार मेट्रोपॉलिटन रीजन की बात कर रही है तो और अवसर खुलेंगे। हालांकि हमारे शहर का दुर्भाग्य है कि हम 20 साल से शहर में सरकार मास्टर प्लान नहीं लाई है। पिछला मास्टर प्लान 1995 में बना था, तो अब 30 साल हो गए हैं। इसके कारण भी प्राइसिंग में फ़र्क आया, क्योंकि जो रेजिडेंशियल लैंड यूजेस हैं वो अवेलेबल नहीं है अब ज़्यादा। तो जब डिमांड सप्लाई में गैप इसके कारण आ ही जाता है, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इतने लंबे समय तक राजधानी जैसे शहर के मास्टर प्लान को रोके रखना कोई गुड गवर्नेंस नहीं कहा जा सकता है। हम लगातार इस पे सरकार से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि किन कारणों से, और मुझे नहीं लगता कोई कारण कभी बता भी पाएगा। ये उतना ही बड़ी त्रासदी है जितनी बड़ी 84 में इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ। मिडिल क्लास वालों के लिए स्पेशली। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो आपको मिलेंगे उस रेट, आपके जो बजट है उस पर भी मिलेगा। एक्चुअली हाउसिंग का पैटर्न बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, पूरे विश्व में चेंज हो रहे हैं।
अब बहुत सा जो यूथ है वो मकान खरीदने की बजाय रेंटल हाउसिंग पे जाने लगा है। क्योंकि हमारा यहाँ सामाजिक दबाव बहुत रहता है, तो इस कारण से घर खरीदने का जो चलन था अभी तक तेज़ी पे था। लेकिन जब अब जो इंटरनेशनल लेवल का यूथ है या जो 30 से 40 साल की उम्र का यूथ है, वो बजाय ख़रीदने के रेंटल हाउस में रहना चाहता है, क्योंकि वो 15-20 साल की ईएमआई नहीं अपने सिर पे लेना चाहता, और उसके बाद ये लिबर्टी रहती है कि आज यहाँ रह रहा हूँ, कल वो बीच पे रहूँगा, परसों तालाब के किनारे रहूँगा, जंगल के पास रहूँगा। तो ये लिबर्टी, जब आप रेंट पे रहते हो तो कहीं भी जा सकते हो, जब स्थायी रूप से रहने लगते हैं तो वहीं रहना पड़ता है। और फिर एक बड़ी पूंजी जो है वो मकान ख़रीदते समय निश्चित रूप से लगती ही है। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि जो एक मकान ख़रीदता है वो अपने जीवन भर की लगभग पूंजी लगा देता है, और लेकिन उसका अप्रिसिएशन भी होता है। लेकिन आप जिस घर में रह रहे हो उसको बेचोगे तो नहीं, तो वो कितना भी महंगा हो जाए। तो अब धीरे धीरे जब ये दौर ख़त्म हो गया है कि पहले आदमी जहाँ काम करता था और काम ख़त्म होने के बाद, रिटायर होने के बाद अपने नेटिव प्लेस पे जाना चाहता था, और वो जड़ों से जुड़ाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो उसके कारण जो है वो शहरों में ही जो काम करता था वो वहीं पे रहने लगा है। इसके कारण भी डिमांड बढ़ी है, उसके कारण भी रेट्स में असर है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन जैसे ही मास्टर प्लान आएगा और मेट्रोपॉलिटन रीजन आएगा, पॉलिसी लेवल पे सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है अर्बन डेवलपमेंट पे, हम पिछले 1 साल से देख रहे हैं। और ये पूरी उस दिशा में है कि किस तरीके से अफोर्डेबिलिटी लाई जा सके। किफ़ायती मकानों पे हमेशा जोर रहा है सरकार। जो बहुत निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनके लिए तो सरकार अलग तरीके के रियायतें देती ही है, और बल्कि अभी कुछ साल पहले तक तो 1000-1200 स्क्वायर फीट के जो 3 BHK तक के मकान हैं उनको भी इंसेंटिव दिया जाता था। और ऐसे ही अगर बना रहा, इतनी तेज़ी से रेट बढ़ते रहे, तो फिर से सरकार को इंसेंटिव देना पड़ेगा, तब फ़ायदा मिल सकता है। और आप लोग तो अभी यंग हो, अभी जब 30-35 क्रॉस करो तब इस बारे में सोच सकते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत डिबेट है आजकल कि क्या ज़्यादा प्रैक्टिकल है टू सेव मनी एंड रेंट अ प्लेस, आप रेंट पे रहो, या फिर एक घर खरीद कर फिर उसको आप बढ़ाएं। तो क्या ज़्यादा प्रैक्टिकल है आज की जनरेशन के लिए? जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। देखिए, आजकल के परिवार में 1-2 बच्चे होते हैं। ज़्यादातर जो यूथ है उसके पास जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है वो है, और जिनके पास नहीं है, जो माइग्रेट होकर छोटे शहरों से आए हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। तो एक कोई अपने जीवन काल में एक प्रॉपर्टी तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट भी देखें तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है लोगों का, जिसमें रियल एस्टेट भी होता है, जिसमें जो इक्विटी है वो भी होती है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के कारण ये इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको रेजिडेंशियली लिया जाए। आप कमर्शियल स्पेस भी ले सकते हो, आप वेयर हाउसिंग पे जा सकते हो, आप इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट पे काम कर सकते हो, आप रिटेल पे जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है। रियल एस्टेट सिर्फ मकान नहीं बचा है, रियल एस्टेट बड़ा होगा, हॉस्पिटलिटी तक आ गया है। और इसके कारण इसका स्कोप बढ़ा है। प्रॉपर्टेक जैसी चीज़ें आ गई हैं। अब तो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में रीट भी आ गया है, जो जैसे आपका 10,000 रुपये हैं और आपको इन्वेस्ट करना है, तो 10,000 में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो जो रीट है वो अवसर देता है कि आप म्यूचुअल फंड की तरह वो उसको ले लें, तो उस प्रॉपर्टी के जैसे जैसे रेट बढ़ेंगे, आपका 10,000 का जो शेयर है वैसे वैसे बढ़ेगा। कोई मिनिमम अमाउंट होता है सर रीट में इन्वेस्ट करने का? नहीं, मिनिमम कुछ नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड का होता है वैसे ये रीट का भी होता है। ओके, एंड रिस्क फैक्टर कितना होता है? रिस्क तो चूँकि बाजार है, रिस्क जितना इक्विटी में होता है इसमें भी रहता है, और लेकिन इसमें कम इसलिए रहता है क्योंकि ये किसी प्रॉपर्टी में लगा हुआ पैसा है। हमने तो अपने जीवन काल में कोविड का दौर छोड़ दें, बल्कि पोस्ट नोटबंदी का समय छोड़ दें, तो हमने प्रॉपर्टीज़ के रेट गिरते नहीं देखे इससे पहले, कभी बढ़ते ही हैं। और पिछले 2 साल से फिर हम बहुत तेज़ी से बढ़ते देख रहे हैं। या आज से 2 साल पहले हम अगर ये कार्यक्रम कर रहे होते तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट खरीदने का सबसे अच्छा मौका तब था। राइट। सर, ऐसा बोलते हैं कि डायमंड फिर भी एक बार मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, बट लैंड एक ऐसी चीज़ है जो सबसे स्कार्सिटी में एक रिसोर्स है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या रियल एस्टेट सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है? अभी तक सबसे अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है
हम स्पेस की तरफ देखने लगे हैं। हम जो आसमान में हैंगिंग सिटीज़ की बात करने लगे हैं, जो पॉसिबल है। इससे पहले हमें लगता था कि ये सिर्फ फैंटेसी है, ऐसा नहीं है। तब क्या दौर आएगा देखना पड़ेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये सब चीज़ें बहुत टाइम नहीं लेंगी। क्योंकि जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है और जिस तेज़ी से प्रोडक्शन से लेके सब चीज़ों में बदलाव आ रहा है, ये नई टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कर रही है, ये बहुत तेज़ी से बदलाव लाएंगी। अभी तक आमतौर पे हम बोलते थे कि 6 महीने साल भर में लाइफस्टाइल जो पैटर्न है वो चेंज होते हैं, तो मुझे लगता है हर 3 महीने में चेंज होने लगे हैं। तो हमें सब तरफ बहुत गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे जॉब्स पे भी असर आने वाला है। हमें काम करते समय ये भी समझना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयमेंट पे किस तरह से असर डालेगी और हमारा स्किल सेट हमको कैसे इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर बाज़ार में और एम्प्लॉयमेंट में बना रहना है। तो सब तरफ से देख के काम, यूथ को सबसे ज़्यादा चुनौती है अभी। ओके, तो इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये तो पोर्टफोलियो का पार्ट होना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ एक यूथ को अपने जीवन काल में, बल्कि 40 से पहले एक प्रॉपर्टी ले लेना चाहिए, क्योंकि आप विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे। तो उस प्रॉपर्टी के साथ साथ फिर बाकी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपके काम आते हैं। तो आमतौर पर जब पोर्टफोलियो में कोई रियल एस्टेट रखता है तो अपने मकान की तरफ सोच लेता है, तो मकान ले ही लेता है। जिसका जॉब प्रोफाइल डिफरेंट टाइप का है वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज ले लेता है। और अब तो और भी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो रियल एस्टेट तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात की सर आपने, एक रेसिडेंशियल है। अगर कोई कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहे तो एक आपने रीट की भी बात की, बट स्टिल कोई फिजिकली लैंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या पॉसिबिलिटी? उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप प्लॉटेड डेवलपमेंट बहुत सारे डेवलपर करते हैं, वो पूरे देश में होता है। लेकिन वो 2 तरह के होते हैं। एक तो जो अवैध कॉलोनाइजर होते हैं, जो बिना अप्रूवल के ज़मीन बेचते हैं, जिसको कच्ची ज़मीन बोलते हैं, उस तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी परिवार विरासत में अवैध चीज़ छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। उसका ना अप्रिसिएशन होता है, ना वो मॉर्टगेज हो सकती है, ना लोन मिलता है, और वो अंततः नुकसान करता है। आपको हमेशा जो रेपुटेड डेवलपर हैं, ख़ास करके जो क्रेडाई के मेंबर्स हैं, क्योंकि हमारे मेंबर्स एक आचार संहिता से बंधे रहते हैं, उनको उनकी डिलीवरी, उनके प्रोजेक्ट सब देखना चाहिए। रेरा में रजिस्टर है कि नहीं ये देखना चाहिए। अप्रूवल्स की स्टेटस क्या है और डिलीवरी पहले के प्रोजेक्ट्स में कैसी रही है, ये देख के प्लॉटेड डेवलपमेंट पे जाएं। अगर छोटा इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर अलग अलग साइज़ के 600 स्क्वायर फीट से 4000 स्क्वायर फीट तक के मिलते हैं प्लॉट्स, बल्कि 400 स्क्वायर फीट तक का भी अब मिलने लगा है। तो उस पर फिर आप जब और पूंजी की व्यवस्था हो तो आप उस पर मकान बना सकते हैं। पहले 1 मंजिल बना सकते हैं, और पैसा आए तो फिर 2 मंजिल बना सकते हैं। बिल्कुल। सर, जब भी इन्वेस्टर्स कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज होता है वहाँ के रेट्स को वेरीफाई करना। क्या कोई प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से, या क्या तरीके हैं जिनसे बेसिक रेट वेरीफाई हो सके, या ओवरऑल जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो वेरीफाई हो सके? नहीं, अब ये सेबी जैसी व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। कोई इंडेक्स नहीं है कि कितने का किस स्टॉक का रेट क्या चल रहा है। ये तो इंडिविजुअल डेवलपर पे और लोकेशन पे और उसकी एमिनिटीज़ क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो कीमत जानने का तो तरीका यही है कि आप जो आसपास जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसकी लोकेशन और एमिनिटीज़ देखें और कंपेयर करके अपनी चॉइस को नैरो डाउन करें। यही एक तरीका होता है। सर, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कार के लिए या कोई भी व्हीकल के लिए ऐसा बोला जाता है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जब आप कोई भी परचेज करने जाते हैं तो आपको बेस्ट प्राइसेस मिलते हैं। प्रॉपर्टी के साथ भी कुछ ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। जितनी भी बिग टिकट साइज बाइंग है वो जब भी हमारे देश में खास करके वो तभी लेता है, वो ऑस्पिशियस टाइम देखता है। और हमारे देश में हमारा जो रियल एस्टेट का सीज़न है वो लगभग रक्षाबंधन से चालू होता है और वो जाता है जनवरी में संक्रांत होती है तब तक। ये लगातार इसके बाद में त्यौहार रहते हैं। और त्योहारों का महत्व इसलिए है कि त्यौहार पे परिवार जुड़ता है, तो बाहर भी बच्चे रहते हैं, वो भी आते हैं, बात करते हैं, निर्णय लेना आसान होता है।
और अभी तो प्रोडक्ट फिर भी डिलीवरी तुरंत मिलने लगी है। और जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड रियल एस्टेट लेते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, उनके लिए या तो पहले बुकिंग की जाती है और फिर अगले सीज़न में या फिर आने वाले समय में उसकी डिलीवरी ली जाती है। तो अच्छा समय यही होता है जब त्यौहार होते हैं, तो डेवलपर भी जो है वो डिस्काउंट्स ऑफ़र करता है, तभी लिया जाना चाहिए। सर कोई अगर उन्हीं पहलुओं की बात करें जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम, कोई ऐसी हिडन कॉस्ट होती है जिसका इन्वेस्टर को नॉलेज में नहीं होता या उतना कॉमन नहीं है, जिस पे ध्यान नहीं जाता, किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए? नहीं, देखिए, आप डेवलपर से जब बात करें, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि डेवलपर की साख देख के उससे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। जो भी अच्छे गुडविल के डेवलपर हैं वो हिडन कॉस्ट नहीं रखते हैं। जो भी कॉस्ट है वो आपके सामने क्लियर रहेगी। जब आप बुक करते हैं उसके बाद में एक कॉस्ट आती है जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं, वो सरकार को स्टैम्प ड्यूटी अदा करनी पड़ती है। इसके अलावा जीएसटी डेवलपर बताता ही है कि जीएसटी दरअसल डेवलपर को कस्टमर से लेके सरकार को देना है। ये दो के अलावा मुझे नहीं लगता कोई कॉस्ट रहती है। कभी कभी जो अगर कॉर्नर की प्रॉपर्टी है या कोई प्रीमियम प्रॉपर्टी है तो उसके एडिशनल प्रीमियम चार्जेस लेते हैं, लेकिन वो बताते हैं पहले बात करने से पहले, और एग्रीमेंट में सब चीज़ें लिखी जानी चाहिए। जब भी आप बोलें तो फिर तो ये दिक्कत नहीं होगी। सर यूथ आजकल बहुत जागरूक है टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे कि वो कब से और कैसे प्लान करें अगर उनको फ्यूचर में अपने 30s या 40s में चल के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है? तो देखिए, जिस दिन से कमाई चालू करता है यूथ, उस दिन से उसको सेविंग्स चालू करनी चाहिए। अगर उसे रियल एस्टेट लेना है तो बड़ी पूंजी लगती है, तो छोटी सेविंग से चालू करेंगे तो धीरे धीरे जब आप 30, 35, 40 साल के होते हैं आपके पास ठीक ठाक पूंजी आ जाती है। शेष राशि जो है वो बैंक फंड कर देती है, जिसके आप EMI आने वाले सालों में दे सकते हैं। बहुत आसान है, और जो हाउसिंग लोन है बहुत कम ब्याज दरों पे मिल जाता है। तो यूथ को अर्ली एजेस से ही सेविंग चालू करनी चाहिए और अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, सभी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए उसको सेविंग्स शुरुआती दौर से करनी चाहिए। लेकिन यूथ है, उसको शुरुआती दौर में अच्छे से जीना पसंद रहता है, तो सेविंग्स कम हो जाती हैं। तो वो आजकल रिसर्च एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और अब तो आज की जो जेनजी जिसे कहें वो तो चैट GPT वाली है, तो सारी प्लानिंग की जा सकती है। अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द यंगस्टर्स देयर। आप अगर आपने अभी काम करना शुरू किया है, कोई नई जॉब ज्वाइन करी है, इट्स टाइम टू कट ऑन योर एक्सपेंसेस एंड स्टार्ट सेविंग टुडे। अगर आप चाहते हैं कि भोपाल जैसी खूबसूरत जगह में या किसी भी आपकी ड्रीम सिटी में आपका घर हो, तो इट्स टाइम टू सेव। छोटी शुरुआत करें एंड देन यू कैन डेफिनेटली गो टू बिगर सेविंग्स एज यू ग्रो। आज भोपाल को लेके आपका नज़रिया ज़रूर बदला होगा और आपको कई ऐसी बातें भोपाल के बारे में पता चली होंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। एंड वी होप कि रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर आपके कोई भी और सवाल हैं तो प्लीज़ डू राइट टू अस एंड कीप वॉचिंग रियल टॉक